अपने नाम की तरह ही वाकई में एक स्पेशल थ्योरी है जिसको हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जहां से क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट खत्म होते हैं वहां से थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की शुरुआत होती है। एल्बर्ट आइंस्टीन को इस थ्योरी को बनाए हुए 100 से भी ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं। इस लंबे समय के दौरान न जाने कितने एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ने इन सब को एक्सप्लेन कर दिया। दरअसल जब ये थ्योरी बनी तो काफी कम लोग थे जो इसको समझ पाए और अभी भी हम में से ज्यादातर लोगों को इसको समझने में दिक्कत होती है। वाकई ये थ्योरी थोड़ी अजीब तो है, और हो भी क्यों ना, इनको बनाने वाले सर एल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी सोच भी तो काफी अजीब थी। दरअसल जिस उम्र में हम सपने देखा करते हैं कि काश हम एरोप्लेन में घूम पाते, आसमान की सैर कर पाते, उस उम्र में, यानी कि हम बात कर रहे हैं जब आइंस्टीन 16 साल के थे, उस उम्र में वह सपना देखा करते थे कि काश मैं लाइट पर बैठकर यात्रा कर पाता और वहां से ये दुनिया कैसी दिखती है यह देख पाता। 16 साल की उम्र में उन्होंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए, जिसका रिजल्ट आज आप सब जानते हैं। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर इसको पूरा एंड तक नहीं देखना तो आप इसको देखिए ही नहीं, अभी वीडियो छोड़कर चले जाइए, क्योंकि इस वीडियो में काफी मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं और अगर आप बीच में से मिस करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरी एंड तक ही देखना, वरना देखो ही नहीं। सबसे पहले इस थ्योरी को समझने के लिए हमें यह जान लेना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। सब चीजों के बीच एक रिलेटिव मोशन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? चलिए इसको आसान लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप ट्रेन में बैठे हुए सोचते हैं कि इस समय मैं बैठा हुआ हूँ, यानी कि मैं रेस्ट में हूँ, मैं मूव नहीं कर रहा। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति आपको ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप अभी अभी यहाँ से गए हो, यानी कि आप मोशन में हो। तो एक अनोखा सवाल, आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो? आप रुके हुए हो कि चल रहे हो? आपका कहना है मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन ट्रेन के बाहर खड़े हुए व्यक्ति का कहना है आप मोशन में हो। तो कौन सही है? दरअसल आप दोनों ही सही हो। आपके नजरिए से आप रेस्ट में हो, लेकिन उस व्यक्ति के नजरिए से आप मोशन में हो। तो रेस्ट और मोशन है ना, एक रिलेटिव क्वांटिटी है। वह आप दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करती है। आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो, आप उसको किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, वह उस चीज पर डिपेंड करती है। जैसे इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, लेकिन अगर स्पेस से कोई एस्ट्रोनॉट आपको देखे तो वह कहेगा आप मोशन में हो, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है और पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, तो हम भी मोशन में हुए। अब जैसे हम धरती पर से अपने सन को देखें तो हम कहेंगे वह रेस्ट में है, लेकिन अगर हम गैलेक्सी से देखें तो हम पाएंगे कि सन सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। तो यानी कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। अगर हमें पता करना है कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमें यह पूछना होगा, हमें यह पता करना होगा कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूछ रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, किसके नजरिए से बात कर रहे हैं। अब थोड़ी बात हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कर लेते हैं। दरअसल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जिसमें कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या फिर वह रेस्ट में हो, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वह बॉडी एक्सेलरेट करेगी। उस समय आइंस्टीन को बस एक ही चीज परेशान कर रही थी, वह थी स्पीड ऑफ लाइट। दरअसल मैक्सवेल पहले ही बता चुके थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और उसकी स्पीड बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है, जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और फिर उसके बाद माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, स्पीड ऑफ लाइट तो भैया कभी नहीं बदलेगी, वह एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहेगी। माइकलसन और मोर्ले एक्सपेरिमेंट की बात हम पहले वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। लेकिन आइंस्टीन का सवाल था कि आखिर क्यों लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसको एक्सप्लेन करना चाहते थे वो।
इसको वह गलत साबित भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह बात तो 100% ट्रू थी कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं बदलेगी, वह हमेशा सेम रहेगी। चलिए इसको थोड़ा और आसान ढंग से समझते हैं। अब हम वापस अपनी उसी ट्रेन पर चलते हैं जिसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप क्या करिए, उस ट्रेन में खड़े होकर दौड़ लगाना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप दौड़ लगाते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपकी स्पीड क्या होगी? वह होगी स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस वह स्पीड जिससे आप दौड़ रहे हैं, यानी कि आपकी टोटल स्पीड होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपकी और ट्रेन की स्पीड का सिंपल एडिशन हुआ है। लेकिन अगर हम अपनी ट्रेन में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं, तो इस बार हम अपनी ट्रेन की स्पीड रखते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर से हम वही करेंगे जो हमने पहले करा था। आप ट्रेन में खड़े होकर दौड़ लगाना शुरू कीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस बार आपका कहना होगा कि मेरी स्पीड होगी स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट प्लस जिस स्पीड से मैं दौड़ रहा हूं, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप इसमें देखेंगे कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट को पार कर रही है। आप उस स्पीड से तेज जा रहे हैं, जो कि इस नेचर के लॉ के खिलाफ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप स्पीड ऑफ लाइट को पार कर जाएं। यह एक फिजिकल बैरियर है जिसको नेचर हमेशा संभाल कर रखता है। किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट से कहीं पार नहीं हो सकती। यह नेचर का नियम है। तो इस केस में आखिर हो क्या रहा है? आइंस्टीन को यही चीज परेशान कर रही थी। उन्होंने सोचा जरूर हमारी नॉलेज अभी अधूरी है, कुछ ना कुछ चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, हमको इसको ठीक करना होगा। क्योंकि वह भी इस बात को जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट बराबर होती है, वह एक कांस्टेंट है। तो वह क्या चीज है जो हम मिस कर रहे हैं? उन्होंने अपना थॉट एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस और टाइम अपने आप को वेरी करते हैं, वह अपने आप को बदलते हैं। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन से। अब जहां से टाइम का कंसेप्ट आता है वहां चीजें अजीब सी लगने लगती हैं। दरअसल पहले हम मानते थे कि टाइम एक एब्सोल्यूट टर्म है, यानी कि टाइम हर जगह फिक्स है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वह एक रिलेटिव टर्म है, वह चेंज हो सकता है। वैसे आप यह तो जानते ही होंगे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आप ही बताइए, अगर स्पीड को हमें कांस्टेंट रखना है, वह चेंज ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? हमें स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए डिस्टेंस और टाइम को वेरी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो आइंस्टीन ने इसी चीज को समझाया। उन्होंने कहा जैसे जैसे कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगती है, तो उसके लिए समय धीमा होने लगता है, टाइम का डायलेशन होता है, और इसके साथ ही साथ उस बॉडी की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, वह बॉडी श्रिंक होने लगती है, यानी कि वह छोटी होने लगती है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस और टाइम अपने आप को बदलते रखते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्पेसशिप है जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलती है। अब स्पेसशिप में हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं। उसके नीचे हम एक मिरर लगा देते हैं जो स्पेसशिप के साथ ही चलेगा, और आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए जो आप मिरर पर मार सको। लेकिन कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम स्पेसशिप और मिरर की डिस्टेंस को 3 लाख किलोमीटर करते हैं। हम इसको अज्यूम कर ले रहे हैं, वैसे होगी नहीं इतनी डिस्टेंस, लेकिन एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए इस डिस्टेंस को हम 3 लाख किलोमीटर रख रहे हैं। और जमीन पर एक ऑब्जर्वर होगा जो आपकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा। अब आप अपनी स्पेसशिप स्टार्ट करते हैं। स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंच जाती है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंचते ही अब आप अपनी उस टॉर्च से एक लाइट की बीम मिरर पर फेंकिए। वह लाइट की बीम मिरर पर टकराकर वापस स्पेसशिप में आती है। तो जमीन पर खड़े हुए ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि एक लाइट की बीम स्पेसशिप से निकली और वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके मिरर से टकराकर वापस पहुंच गई। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि उसको टाइम कितना लगा, स्पेसशिप से मिरर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा लाइट की बीम को। तो जैसा कि हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, हमने डिस्टेंस का असम्पशन किया था, वह था 3 लाख किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? 1 सेकंड। यानी कि ऑब्जर्वर की घड़ी में कितना टाइम बीता? 1 सेकंड। लेकिन अगर सेम चीज
आप स्पेसशिप से देखेंगे तो इस बार केस कुछ अलग ही होंगे। इस बार आपको वह लाइट की बीम स्ट्रेट ट्रेवल करती हुई नहीं दिखेगी, इस बार आपको दिखेगी वह लाइट की बीम इन्वर्टेड ट्रायंगल की फॉर्म में ट्रेवल की है। उसका डिस्टेंस बढ़ गया है। पहले डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर था, लेकिन इस बार लाइट ट्रेवल करेगी 4.5 लाख किलोमीटर मान लेते हैं। तो टाइम कितना लगा ट्रेवल करने में जब आप उसको स्पेसशिप से देखते हैं? तो वह लगा 1.5 सेकेंड। यानी कि आपकी घड़ी में 1.5 सेकेंड और जो ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व कर रहा है उसकी घड़ी में 1 सेकेंड। तो हो गया ना टाइम का डायलेशन। यानी कि सेम इवेंट वही एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन उसके रिजल्ट 2 थे। ऑब्जर्वर के लिए लाइट को लगा 1 सेकेंड, लेकिन आपके लिए वह लगा 1.5 सेकेंड। तो यानी कि आपके लिए टाइम स्लो हो गया, टाइम का डायलेशन हो गया। तो इस चीज को समझिए, ये है टाइम डायलेशन। जबकि दोनों का इवेंट सेम था, एक ही समय पर दोनों ने ऑब्जर्व किया, फिर क्यों टाइम में डिफरेंस आया? इसी को तो हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। और इसके साथ लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। दरअसल जो ऑब्जर्वर आपको जमीन पर से देख रहा होगा आपकी स्पेसशिप को, उसको दिखेगा आपकी स्पेसशिप का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका साइज कम हो रहा है। लेकिन अंदर जब आप स्पेसशिप के हैं आपको सब चीजें नॉर्मल ही लगेंगी, सब चीज सेम ही होंगी। लेकिन जब आप अपनी खिड़की से बाहर का नजारा देखेंगे तो आपको लगेगा सब चीज फैल रही हैं, सब चीजें एक्सपेंड हो रही हैं। ये है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट से आपको यह पता चला कि कैसे स्पेस और टाइम अपने आप को बदलते हैं, कैसे वो वेरी होते हैं, जिससे कि वो स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रख पाए। अब मान लीजिए कि आप उस स्पेसशिप में, जो स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चल रही है, उसमें 1 हफ्ते का अंतरिक्ष का सफर करके आते हैं। तो जब आप पृथ्वी पर वापस लौटेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी पर तो हजारों साल बीत गए हैं। वह आपका फ्यूचर होगा। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते ही टाइम स्लो होने लगता है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होने पर टाइम एक तरीके से रुक ही जाता है। तो इस पर भी काफी लोगों का सवाल है कि क्यों स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते ही टाइम रुकने लगता है, वह क्यों रुक जाता है? अब इस चीज को समझाना थोड़ा कठिन है, गणित के द्वारा इसको समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप मुझे बताइए 1 सेकंड किसको बोलते हैं? 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या है? आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 सेकंड वह टाइम पीरियड है जिसमें सीजियम 133 एटम अपनी एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है। अब वाइब्रेशन करता है तो इसका मतलब एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, और वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या है? वह है स्पीड ऑफ लाइट। तो यानी कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर कर इलेक्ट्रॉन के पास इंफॉर्मेशन देती हैं, जिससे हमको यह पता चलता है कि 1 सेकंड हो चुका है। अब जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो हर चीज का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? एटम। आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, यह सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे। तो अब जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को इंफॉर्मेशन भेजेगा तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगी। लेकिन अब आप ही बताइए, क्या वह इंफॉर्मेशन कभी इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगी? इसको थोड़ा गहराई में सोचिए, क्योंकि वह इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ स्पीड ऑफ लाइट से तो जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद भी न्यूक्लियस से दूर स्पीड ऑफ लाइट के साथ जा रहा है। तो दोनों की स्पीड सेम है, तो वह इंफॉर्मेशन कभी भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं